फेवी 16-81 दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है। हेवनली नेट की प्रभावशीलता का परीक्षण करने का उद्देश्य पूरा हो गया है और डूफैंग इससे काफ़ी संतुष्ट है। इस साइट का नया यूआरएल है, याद रखने का आसान तरीका .com। अब अगला काम हमारे सामने खड़े इन तीनों लोगों से निपटना है। डूफैंग ने ताली बजाई और एक और जादुई हथियार प्रकट हुआ। ये वही उच्च स्तरीय जादुई हथियार था जो उसने स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के शिष्य लू हाओ से प्राप्त किया था। जैसे ही लंबी तलवार प्रकट हुई, आसपास का तापमान तुरंत बढ़ गया। टाई मुयांग और बाकी दोनों को गर्मी की एक लहर महसूस हुई, जिससे उनका मुंह सूख गया और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तलवारों के जाल में फंसे टाई मुयांग ने इसे और भी तीव्रता से महसूस किया और उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने उन्हें पूरी तरह से भयभीत कर दिया। डूफैंग ने दोनों हाथों से तलवार चलाने का एक अनोखा इशारा किया और लाल आदिम आत्मा की तलवार उड़कर टाई मुयांग के सिर पर जा पहुंची, जो एक छोटे अग्निपक्षी में बदल गई। अपने पंखों को धीरे से फड़फड़ाते हुए उसने नीचे टाई मुयांग पर आग की एक बड़ी वर्षा बरसा दी। एक उच्च स्तरीय जादुई हथियार। क्या सच में तुम्हारे पास एक उच्च स्तरीय जादुई हथियार है? असंभव, ये कैसे संभव है? टाई मुयांग का आश्चर्य शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह पहले से ही इस बात से हैरान थे कि डूफैंग के पास एक मध्यम स्तर का जादुई हथियार था, लेकिन अब उसने एक उच्च स्तरीय हथियार निकाल लिया। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? आपको पता ही होगा कि पूरे टाई परिवार में उच्च स्तरीय जादुई हथियारों की संख्या बहुत कम थी और ये सभी हथियार परिवार के मुखिया और कुछ बुजुर्गों के पास ही थे। इनके अलावा किसी और के पास इन्हें रखने की योग्यता नहीं थी। फिर भी डूफैंग, एक नवसिखिए योद्धा के पास ये हथियार था। नहीं, उसके पास ये तब था जब वह ची शोधन के चरण में था। भला ये बात उन्हें इतना चौंका क्यों न देती? डूफैंग ने टाई मुयांग की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, तो अब आप शांति से जा सकते हैं। उसके बोलते ही आग की वर्षा तलवार के जाल में प्रवेश कर गई और टाई मुयांग को घेर लिया। टाई मुयांग बेहद घबरा गया। वह जानता था कि वह गंभीर खतरे में है और उसने अपनी सारी वास्तविक ऊर्जा को एक सुरक्षात्मक कवच बनाने में लगा दिया, जिससे वह आग की बारिश से सुरक्षित हो गया। तीव्र ताप उत्सर्जित करती हुई आग की बारिश लगातार ऊपर से बरस रही थी। जैसे ही यह टाई मुयांग के कवच को छूती, एक तेज आवाज गूंजती। यह आग की बारिश द्वारा वास्तविक ऊर्जा कवच के जलने की आवाज थी। टाई मुयांग हैरान रह गया। उसने आग की इतनी शक्तिशाली बारिश की उम्मीद नहीं की थी। उसका असली ऊर्जा कवच भी इसे रोक नहीं पाया था। यह एक भयानक स्थिति थी। उसके पास जले हुए हिस्सों को ठीक करने के लिए लगातार अपनी असली ऊर्जा का संचार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह वह जलता, फिर ऊर्जा भरता, फिर जलता और फिर ऊर्जा भरता रहा। टाई मुयांग का चेहरा पीला पड़ गया। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो उसकी असली ऊर्जा आखिरकार खत्म हो जाएगी, और जब उसकी ऊर्जा फिर से भरनी बंद हो जाएगी तो आग की बारिश सुरक्षा कवच को तोड़कर उसे जलाकर राख कर देगी। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, तुम सब अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम मुझे जलते हुए देखना चाहते हो? उसने ये बात टाई परिवार के उन दो शिष्यों से कही जो उसके साथ आए थे। फिर उन दोनों को समझ आया कि क्या हो रहा है और उन्होंने तुरंत अपने बुनियादी जादुई हथियार निकाले और एक ही समय में डूफैंग की ओर दौड़ पड़े। अगर उसकी साधना का स्तर पहले होता तो 9वें स्तर के दो ची शोधनशील प्रतिद्वंद्वी एक साथ उस पर हमला करते तो डूफैंग उन्हें गंभीरता से लेता। लेकिन अब उसने इन दोनों 9वें स्तर के ची शोधनशील व्यक्तियों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने ठंडी सांस ली और अपने बाएं हाथ से बार बार थप्पड़ मारा, जिससे तुरंत ही दर्जनों तेज धारदार ऊर्जा के ब्लेड निकले जो सरसराहट की आवाज के साथ उन दोनों की ओर उड़ गए। योद्धा स्तर पर डूफैंग की वर्तमान शक्ति के साथ उसकी पवन तलवार तकनीक की शक्ति पहले से बहुत अलग है। पवन तलवारों की संख्या 10 से बढ़कर दर्जनों हो गई है और उनका आकार भी बहुत बड़ा हो गया है। तेज हवाओं के दर्जनों ब्लेड टाई परिवार के दो शिष्यों की ओर झपटे। उनकी तीखी चीखों ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने बेताब होकर अपने जादुई हथियारों का इस्तेमाल हवाओं के ब्लेड से बचाव के लिए किया। टाई परिवार के दो शिष्यों को आसानी से काबू में कर लेने के बाद डूफैंग ने अपना पूरा ध्यान टाई मुयांग से निपटने पर लगा दिया। टाई मुयांग की मृत्यु के बाद बाकी बचे दो शिष्यों से निपटना आसान हो जाएगा। उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति से निर्मित अग्निपक्षी ने जोर से दहाड़ लगाए, टाई मुयांग के चारों ओर एक चक्कर लगाया और अपने पंखों को बेतहाशा फड़फड़ाया, जिससे आग की बारिश और भी घनी हो गई। टाई मुयांग का चेहरा बेहद उदास था। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, डू उपनाम वाले बदमाश, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ।
डू फैंग हंसते हुए बोला, क्या तुमने अभी मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा था? अब तुम मुझ पर हद से ज़्यादा जाने का आरोप लगा रहे हो। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। मुझे आश्चर्य है कि असल में हद से ज़्यादा कौन जा रहा है। टाई मुयान कुछ हद तक चिढ़कर बोला, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दी से इस तलवार की संरचना को तोड़ दो और मुझे बाहर निकालो, अन्यथा टाई परिवार को नाराज करने पर तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। डू फैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या मैंने पहले टाई परिवार को नाराज नहीं किया था? तो क्या आपका टाई परिवार मुझसे सुलह करने जा रहा है? टाई मुयांग ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, सपने देखना बंद करो। तुमने मेरे टाई परिवार के 2 शिष्यों की हत्या की है, मैं तुम्हें भला कैसे जाने दे सकता हूँ? डू फैंग का चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम सपने देख रहे हो। आज तुम्हें अपने टाई परिवार की कीमत चुकानी होगी। इतना कहकर उसने अपनी वास्तविक शक्ति बढ़ा दी और लगातार उच्च स्तरीय जादुई हथियार को सक्रिय कर दिया, जिससे लगातार भारी मात्रा में आग बरसने लगी। टाई मुयांग अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए लगातार गोलियां खा रहा था, लेकिन अब गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। आखिरकार टाई मुयांग घबरा गया और चिल्लाया, डू फैंग, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। डू फैंग ने बिना कुछ कहे टाई मुयांग को ठंडी निगाहों से घूरा, अपनी सारी ऊर्जा अपने जादुई उपकरणों और तलवार निर्माण को सक्रिय करने पर केंद्रित की और एक ही झटके में टाई मुयांग को मारने की तैयारी कर रहा था। टाई मुयांग ने अपनी गोलियां खत्म कर लीं और उसकी असली ऊर्जा समाप्त हो गई। एक सिसकने की आवाज़ के साथ उसके शरीर के चारों ओर मौजूद असली ऊर्जा कवच अग्नि वर्षा से जल गया, जिससे एक खामी उजागर हो गई। फिर और भी सिसकने की आवाज़ें आई और पूरा असली ऊर्जा कवच पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग की लपटों ने पलक झपकते ही टाई मुयांग को अपनी चपेट में ले लिया और वह जलने लगा। टाई मुयांग दर्द से चीखते हुए बोला, डू फैंग, टाई परिवार तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। तभी एक जोरदार धमाके के साथ टाई मुयांग आग के सागर में बिखर गया और चारों ओर टुकड़े टुकड़े हो गए। इस भीषण धमाके से डू फैंग और टाई परिवार का वह सदस्य भी कई मीटर दूर जा गिरे। अचानक हुए इस हमले से डू फैंग न केवल विस्फोट की चपेट में आ गया, बल्कि उसके शरीर के कई टुकड़े भी उस पर जा गिरे। हालांकि उसने मध्यम स्तर का जादुई कवच पहन रखा था, जिससे उसे कुछ हद तक चोट से राहत मिली, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने अंतिम क्षणों में अपनी मृत्यु को जानते हुए टाई मुयांग ने अपने दांतियान को विस्फोटित कर दिया, जिससे वह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। टाई मुयांग के सबसे करीब होने के कारण डू फैंग को स्वाभाविक रूप से सबसे गंभीर चोटें आईं। अप्रत्याशित रूप से टाई मुयांग इतना निर्दयी था कि उसने जानबूझकर अपने ही दांतियान को विस्फोटित कर दिया। सौभाग्य से डू फैंग की मौके पर ही मृत्यु नहीं हुई। डू फैंग मन ही मन प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा में हलचल महसूस की और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल पड़ी। टाई मुयांग सचमुच निर्दयी है। मृत्यु के क्षण में उसने अपने दांतियान को विस्फोटित कर दिया, मानो अपने प्रतिद्वंद्वी को भी अपने साथ मार गिराना चाहता हो। सौभाग्य से डू फैंग के पास मध्यम स्तर का जादुई हथियार कवच था, अन्यथा वह सचमुच टाई मुयांग के हमले में उसके पीछे पीछे चला जाता। डू फैंग ने मन ही मन आह भरी। क्योंकि डू फैंग गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए उसकी पवन तलवार का जादू बेकाबू हो गया और उसकी शक्ति बहुत कम हो गई। अंत में टाई परिवार के बचे हुए 2 सदस्यों ने उसे चकनाचूर कर दिया। उस समय अपने चाचा को, जो अभी योद्धा स्तर के प्रारंभिक चरण में ही थे, डू फैंग द्वारा राख में बदलते दे टाई परिवार हिल गया। डू फैंग ने दोनों पर ठंडी निगाह डाली और दोबारा हमला करने की तैयारी करने लगा। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। टाई मुयांग को डू फैंग द्वारा मारे जाने पर टाई परिवार के दोनों सदस्यों को एहसास हुआ कि चिशोधन के 9वें स्तर पर अपनी शक्ति के साथ वे डू फैंग का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था। डू फैंग 2 मध्यम स्तर की जादुई कलाकृतियों को नियंत्रित करते हुए भी अपने मंत्रों से उन दोनों को आसानी से वश में करने में सक्षम था, जो उसकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन था। हालांकि डू फैंग घायल था और उसकी चोटें काफ़ी गंभीर लग रही थीं, लेकिन दोनों को चोट की सही प्रकृति का पता नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ मुड़कर भाग गए, उनका अब और लड़ने का कोई इरादा नहीं था। डू फैंग को उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों इतनी जल्दी भाग निकलेंगे। अगर वे मिलकर उसे थकाने का पक्का इरादा कर लेते तो शायद उसके पास मौका होता, लेकिन उन्होंने अकेले ही हार मान ली थी।
उसने अपनी आखिरी सांस ली, अपने शरीर में बची हुई सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया और अपनी आध्यात्मिक तलवार को झटका दिया, जो एक लाल रोशनी में बदल गई और सीधे उनमें से एक की ओर बढ़ गई। तेज सीटी की आवाज के साथ उच्च स्तरीय जादुई वस्तु बाईं ओर खड़े व्यक्ति का पीछा करने लगी, जिसकी गति उन दोनों के भागने की गति से कहीं अधिक थी। कुछ क्षण बाद अंधेरे में एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, जिसके बाद सन्नाटा छा गया। डू फैंग ने अपने शरीर से समाधि पोषण हृदय गोली और आत्मा वापसी गोली निकाली, दोनों की कुछ कुछ गोलियां निकाली और एक ही बार में निगल लीं। समाधि पोषण हृदय गोली का उपयोग चोटों के उपचार के लिए किया जाता था, जबकि आत्मा वापसी गोली का उपयोग वास्तविक ऊर्जा को बहाल करने के लिए किया जाता था। लगभग आधे घंटे तक पालथी मारकर बैठने के बाद डू फैंग धीरे धीरे उठा और उस स्थान पर गया जहां टाई परिवार के शिष्य की मृत्यु हुई थी। टाई परिवार के शिष्य की आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, मानो उसे विश्वास ही न हो कि उसकी मृत्यु यहाँ हुई है। डू फैंग ने अपना जादुई हथियार एक तरफ रख दिया और उसी समय अपनी अग्नि नियंत्रण तकनीक का उपयोग करके एक अग्नि गोला छोड़ा, जिससे टाई परिवार के शिष्य का शरीर जल उठा। मैं अब तियानयांग शहर में नहीं रह सकता। वापस भागा हुआ टाई परिवार का शिष्य आज रात टाई परिवार के मुखिया को सारी स्थिति विस्तार से बताएगा। अगली बार जब टाई परिवार अपने लोगों को भेजेगा तो वे निश्चित रूप से और भी शक्तिशाली होंगे। हो सकता है उनमें मध्यम स्तर के योद्धा भी हों। मेरी वर्तमान स्थिति में मध्यम स्तर के योद्धा से बचकर निकलना मेरे लिए असंभव है। मुझे पहले कुछ समय के लिए छिपना होगा। किंगयांग शहर की एक भव्य और विशाल इमारत में टाई परिवार के वर्तमान मुखिया टाई मोजी मुख्य हॉल में सीधे बैठे थे। वे किंगयांग शहर के टाई परिवार में एकमात्र मध्यस्तरीय योद्धा थे। उनके दोनों ओर सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने कई बुजुर्ग पुरुष बैठे थे। हॉल में बैठे इन बुजुर्गों में से एक शुरुआती स्तर का योद्धा था, जबकि बाकी सभी चिशोधन के 9वें स्तर पर थे। ये लोग टाई परिवार के मुख्य नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास न केवल उच्च साधना स्तर है बल्कि उच्च वरिष्ठता भी है। हालांकि टाई युन भी चिशोधन के 9वें स्तर पर हैं, लेकिन उनकी वरिष्ठता अपर्याप्त है, इसलिए वे यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते। टाई मोजी का चेहरा उदास था। उसने अपने पास रखी आध्यात्मिक चाय उठाई, एक घूंट लिया और धीरे से बोला, 5वें भाई को तो बहुत पहले तियानयांग शहर पहुंच जाना चाहिए था। अगर वह बदमाश डू फैंग तियानयांग शहर में होता तो 5वें भाई ने उसे अब तक पकड़ लिया होता और वापस लौट रहा होता। बाईं ओर बैठे पहले बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मोयांग अपने साथ 2 लोगों को लाया है। एक 9वें स्तर के योद्धा के रूप में उसकी ताकत को देखते हुए वह केवल 9वें स्तर के चिशोधन वाले बच्चे से आसानी से निपट सकता है। वैसे अगर सब ठीक रहा तो वह अब तक वापस आ गया होगा। टाई मोजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ बुरा सा महसूस हो रहा है। लगता है ये यात्रा आसानी से नहीं गुजरेगी। बोलते बोलते उनका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। बिल्कुल नहीं। डू उपनाम वाला वह लड़का तो ची रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर ही है, जबकि मोयांग तो एक नौसिखिया योद्धा है और उसके साथ ची रिफाइनिंग के 9वें स्तर के 2 शिष्य भी हैं। ये तो मानो छोटी सी चीज को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करने जैसा है। भला कोई दुर्घटना कैसे हो सकती है जब तक कि किंग्युआन संप्रदाय का कोई व्यक्ति हस्तक्षेप न करे। हालांकि डू फैंग के गुरु किंग्युन को इस ऑपरेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बूढ़े ने भौहें चढ़ा लीं। टाई मोजी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है कि 5वें भाई की यात्रा सुचारू रूप से नहीं चलेगी। ये सुनकर हॉल में मौजूद बाकी लोग चुप हो गए और एक पल के लिए माहौल कुछ हद तक घुटन भरा हो गया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद टाई मोजी ने कहा, मुझे लगता है कि अगर हमें कल तक 5वें भाई से कोई खबर नहीं मिलती है तो हमें किसी को दोबारा जांच के लिए भेजना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है। कई बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हमें किसे भेजना चाहिए? अगर मोयांग को सच में कुछ हो गया तो इसका मतलब ये था कि चिशोधन स्तर के शिष्य को भेजना बेकार होगा। वे केवल योद्धा स्तर के विशेषज्ञ को ही भेज सकते थे। लेकिन टाई परिवार के पास मूल रूप से केवल 3 योद्धा स्तर के विशेषज्ञ थे और अब उनके पास केवल 2 ही बचे हैं। सब लोग चुप हो गए। अचानक बाहर से किसी ने घबराकर कहा, कुलपति, कोई भयानक घटना घटित हुई है। टाई मोजी के दिल में एक झंझनाहट सी उठी, उसके भीतर बेचैनी का भाव उमड़ आया। उसका चेहरा उदास हो गया और उसने कहा, वहाँ कौन है? अंदर आओ और बात करो। दरवाजे के बाहर से एक व्यक्ति लड़खड़ाते हुए अंदर आया। वह टाई परिवार के उन 2 सदस्यों में से एक था जो डू फैंग को पकड़ने के लिए टाई मुयांग के साथ तियानयांग शहर आए थे।
अंदर आते ही वह जमीन पर घुटने टेक कर रोने लगा। कुलपति, चाचाओं, कुछ भयानक घटना घटित हुई है। टाइमोजी ने गहरी आवाज में कहा, तुम अकेले क्यों हो? पांचवा भाई कहाँ है? और तैयेशु कहाँ है? पांचवा भाई टाई मुयांग है और तैयेशु एक और शिष्य है। कुल के मुखिया को सूचना है कि चाचा मुयांग और तैयेशु दोनों मर चुके हैं। उस व्यक्ति ने शोकग्रस्त चेहरे से कहा। क्या मर गया? क्या हुआ? टाइमोजी ने अपना दाहिना हाथ जोर से पटका और अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मो यांग की मौत हो गई। क्या हुआ? मुझे जल्दी बताओ, क्या हुआ? क्या डू फैंग के संप्रदाय से किसी ने कोई कदम उठाया है? खबर सुनकर टाई परिवार के सभी शीर्ष अधिकारियों को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। टाई परिवार में मूल रूप से केवल 3 योद्धा विशेषज्ञ थे, जिनमें से प्रत्येक परिवार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था। अब उनमें से एक के अचानक चले जाने से परिवार की युद्ध शक्ति में भारी कमी आई है, जिससे स्वाभाविक रूप से अन्य परिवारों पर उसका प्रभाव कम हो गया है। ये केवल डू फैंग से संबंधित मामला नहीं है, ये पूरे परिवार को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मुद्दा है। मेरे चाचा मुयांग और टाइशू के त्यानयांग शहर पहुंचने के बाद हमने सफलतापूर्वक डू फैंग को ढूंढ निकाला। इस प्रकार टाई परिवार के इस शिष्य ने बताना शुरू किया कि कैसे वे तीनों त्यानयांग शहर पहुंचे, कैसे डू फैंग का पूरा परिवार उसे अकेला छोड़कर भाग गया, कैसे उसने योद्धा क्षेत्र में उन्नति की, कैसे उसके पास उच्च और मध्यम स्तर के जादुई हथियार थे, कैसे उसने टाई मुयांग और टाइशू को मार डाला, इत्यादि। शिष्य के वर्णन के दौरान टाइमोजी और अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उनके भावों से स्पष्ट था कि डू फैंग के प्रारंभिक योद्धा स्तर में प्रवेश करने की खबर सुनकर वे अत्यंत स्तब्ध थे। 20 वर्ष से भी कम आयु का एक प्रारंभिक योद्धा स्तर का विशेषज्ञ। यह एक ऐसा राक्षस है जिसके बारे में पूरे नानलिंग काउंटी में लगभग 1000 वर्षों से किसी ने नहीं सुना है। टाई परिवार और वह पहले से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अगर वे उसे अभी खत्म नहीं करते और उसे और ताकतवर होने देते हैं, तो वह निश्चित रूप से टाई परिवार का विनाश कर देगा। जब उन्हें पता चला कि डू फैंग के पास एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति है, तो वे पूरी तरह से चकित रह गए। किंगयांग शहर के टाई परिवार के पास उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियों की संख्या सीमित थी, अगर उसके पास एक और होती तो। इस खबर को गुप्त रखना होगा, यही पहला विचार टाइमोजी और बाकी सभी के मन में आया। टाई परिवार के शिष्य के बोलने के बाद सभी लोग चुपचाप टाइमोजी को घूरने लगे। न्यायालय में बहस। अब जाकर आराम करो। याद रखना, डू फैंग के बारे में किसी को एक शब्द भी बताना मना है, वरना परिवार के नियमों के अनुसार तुम्हें सजा मिलेगी। टाइमोजी ने हाथ हिलाते हुए टाई परिवार के शिष्य से शांत भाव से कहा। इस वेबसाइट का नया URL है, याद रखने का आसान तरीका .com। हाँ, टाई परिवार के शिष्य ने कांपते हुए उत्तर दिया और जल्दी से बाहर निकल गया, क्योंकि वह पारिवारिक अनुशासन के परिणामों को भलीभांति जानता था। टाई परिवार के सभी सदस्य चुप रहे, सभी टाइमोजी को घूर रहे थे। टाइमोजी की नज़र धीरे धीरे सभी सदस्यों पर घूमी और अंत में उन्होंने कहा, इस डू फैंग को हर हाल में टाई परिवार के नियंत्रण में रखना होगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने कुछ चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, लेकिन अगर हमने अभी जो कुछ सुना है वह सच है, तो डू उपनाम वाले इस लड़के की प्रारंभिक योद्धा स्तर की साधना और उच्च स्तरीय जादुई हथियार की मदद से हम में से कोई भी उसे पकड़ने को लेकर आश्वस्त नहीं है। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जब तक कबीले का मुखिया स्वयं कार्रवाई नहीं करता, सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। टाइमोजी अचानक मुस्कुराया और बोला, हाँ, सही कहा, मैं अभी खुद डू फैंग से निपटने ही वाला था। टाइक्वान ने जो कहा, उसके अनुसार 5वें भाई ने मरने से पहले अपने दांतियान को नष्ट कर दिया था, और डू फैंग भी घायल हो गया था, इसीलिए वह उन दोनों को मार नहीं पाया। इसलिए मुझे लगता है कि डू फैंग की चोट काफ़ी गंभीर होगी और वह जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। उसे हराने का ये बिल्कुल सही मौका है। अगर हम यह मौका चूक गए, तो मैं भी अपनी सफलता की पूरी गारंटी नहीं दे सकता। विचार करने पर सभी इस बात से सहमत हुए कि यह तर्कसंगत है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, चूंकि कुल का मुखिया स्वयं कार्रवाई करने को तैयार है, ये स्वाभाविक रूप से अच्छी बात है। लेकिन किंगयुआन संप्रदाय का क्या होगा? अगर टाइमोजी ने ठंडी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, 8वें भाई, किंगयुआन संप्रदाय जाओ और कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख को मेरे टाई परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के बारे में सूचित करो। ध्यान रहे, पहली बात तो यह है कि तुम ये खुलासा मत करना कि डू फैंग के पास उच्च स्तरीय जादुई हथियार है, और दूसरी बात, तुम्हें इशारों में यह जताना है कि तुम्हें शक है कि उसके संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने उसकी मदद की है।
इस तरह हम इस बदमाश डू फैंग को खुलेआम गिरफ्तार कर सकते हैं और किंग युआन संप्रदाय को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। 8वें भाई कहलाने वाले उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तीसरे भाई, ये व्यक्ति टाई परिवार का ही टाई मोचेंग था, जो प्रारंभिक योद्धा क्षेत्र का एक और विशेषज्ञ था। 3 दिन बाद टाई मोचेंग किंग युआन संप्रदाय पहुंचे और पूर्व एल्डर टाई से मिले, जो अब किंग युआन संप्रदाय के कार्यवाहक नेता हैं। किंग युआन संप्रदाय के कई उच्च पदस्थ सदस्यों के सामने उन्होंने पहाड़ से नीचे आने के बाद डू फैंग की कार्रवाइयों का विस्तृत विवरण दिया, जिससे सभी चौंक गए। क्योंकि यह मामला किंग युआन संप्रदाय के शिष्यों से संबंधित था, इसलिए वह भी उपस्थित था। टाई मोचेंग के बोलते ही उसने गुस्से से कहा, यह कैसे संभव है? डू फैंग, जो अभी अभी प्रारंभिक योद्धा स्तर पर पहुंचा है, वह टाई मुयान को कैसे मार सकता है, जो दशकों से आपके टाई परिवार में प्रसिद्ध है? इतना ही नहीं, आपको शक है कि मेरे संप्रदाय का कोई व्यक्ति गुप्त रूप से मेरी मदद कर रहा है। ये सरासर बेतुका है। मेरे कई शिष्य इस समय किंग युआन पर्वत पर हैं। क्या मुझे उन सभी को यहाँ बुलाकर आपको दिखाना चाहिए? किंग युन बेहद खुश, हैरान और गुस्से में था। वह इस बात से बेहद खुश था कि डू फैंग ने भी प्रारंभिक योद्धा स्तर प्राप्त कर लिया था। वह उसे पहले योद्धा की गोली देना भूल गया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि डू फैंग पहले से ही तैयार था। वह इस बात से हैरान था कि डू फैंग ने टाई परिवार के 4 सदस्यों को इतनी बेरहमी से मार डाला। वह इस बात से बेहद गुस्से में था कि टाई परिवार को शक था कि वह चुपके से डू फैंग की मदद कर रहा है। कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख ने धीमी आवाज में कहा, किंग युन, कृपया शांत हो जाओ। सच्चाई अंततः सामने आ ही जाएगी। आइए इस मामले को सुलझाने के बारे में सभी की राय जानें। किंग युन ने गुस्से से नाक सिकुड़ी और बोलना बंद कर दिया। वह जानता था कि वर्तमान कार्यवाहक संप्रदाय नेता एल्डर टाई किंग्यांग शहर के टाई परिवार से थे। हालांकि किंग्यांग शहर के टाई परिवार में उनका दर्जा नीचा था और उनके प्रति उनके मन में कोई खास स्नेह नहीं था, फिर भी उनके लिए उनके मन में कुछ भावनाएं थीं क्योंकि वे वहीं से थे। इसके अलावा वे आम तौर पर अपने परिवार के प्रति बहुत सतर्क रहते थे। अब जब डू फैंग ने टाई परिवार को नाराज कर दिया था, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जैसा कि उम्मीद थी, कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख के बोलते ही बाकी सबने भी उनका अनुसरण किया। एक मध्यवर्ती योद्धा ने कहा, मेरा मानना है कि डू फैंग के कार्यों ने संप्रदाय के नियमों और विनियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है। वह किंग युआन संप्रदाय का शिष्य बने रहने के योग्य नहीं है। मेरा सुझाव है कि उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाए। ये सुनकर किंग युन का गुस्सा भड़क उठा। वह अचानक खड़ा हो गया, उस आदमी की ओर इशारा करते हुए बोला, बकवास। मेरे शिष्य को संप्रदाय से निकालने की हिम्मत कौन करता है? ये सुनकर उस मध्यम स्तर के योद्धा का चेहरा बदल गया और उसने गुस्से से कहा, किंग युन, मैं तो बस सच बता रहा हूँ। मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश मत करो। एक अन्य मध्यम स्तर के योद्धा ने आराम से कहा, वरिष्ठ भाई किंग युन, परेशान मत होइए। वरिष्ठ भाई जेंग जनहित में किंग युआन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए और संप्रदाय की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से संप्रदाय प्रमुख टाई के पक्ष में था। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, वरिष्ठ भाई जेंग, आप गलत हैं। यह मामला सच है या झूठ, हमने अभी तक इसके पीछे के कारणों की जांच नहीं की है, इसलिए हम कोई फैसला कैसे कर सकते हैं? मैं भी इस शिष्य डू फैंग से मिला हूं और उसका चरित्र काफी अच्छा होना चाहिए। यह असंभव है कि वह धन के लालच में आकर हत्या जैसा कोई काम करे। एक अन्य मध्यम स्तर के सैनिक ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या जूनियर ब्रदर कियान का मतलब यह है कि टाई मोचेंग बकवास कर रहा है और डू फैंग की बदनामी कर रहा है? जूनियर ब्रदर कियान शांत रहे लेकिन क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने बस इतना कहा, मेरी बात सीधी सी है, हम सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं सुन सकते। हमें स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहिए और स्थिति को समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। इस तरह हम पक्षपाती नहीं होंगे। क्या कोई समस्या है? टाई मोजी के निर्देशों का पालन करते हुए टाई मोचेंग ने घटनाक्रम का वर्णन किया। किंग युआन गुओ को वहीं बहस करते देख वह मन ही मन प्रसन्न हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि किंग युआन संप्रदाय के टाई परिवार ने वास्तव में गुप्त रूप से कई लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था और काफी प्रभाव जमा लिया था। इस यात्रा का उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था, बाकी बातें उसकी चिंता का विषय नहीं थीं। वह केवल परिणाम देखने के लिए प्रतीक्षा कर सकता था। मैदान में किंग युआन संप्रदाय के 15 उच्च पदस्थ सदस्य मौजूद थे। कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख और एल्डर ये को छोड़कर जो उच्च स्तरीय योद्धा थे, शेष 13 सभी मध्य स्तरीय योद्धा थे। ये वर्तमान में किंग युआन संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली सेना थी।
इस समय ये 13 मध्य स्तरीय योद्धा स्पष्ट रूप से 2 गुटों में बंटे हुए थे और डू फैंग के मामले से निपटने के तरीके पर लगातार बहस कर रहे थे, लेकिन कोई भी पक्ष दूसरे को समझाने में सक्षम नहीं था। हालांकि दोनों पक्षों के विचार स्पष्ट रूप से एक जैसे नहीं थे। सीनियर ब्रदर जेंग के नेतृत्व में 8 लोगों ने डू फैंग को कड़ी सजा देने का समर्थन किया, जबकि जूनियर ब्रदर कियान के नेतृत्व में केवल 5 लोगों ने पहले गहन जांच की वकालत की। कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख और एल्डर ये को छोड़कर जो चुप रहे, बाकी सभी ने अपनी राय व्यक्त की। सभी को लगातार बहस करते देख संप्रदाय के नेता टाई दाई ने अंततः बोलना शुरू किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह एक सभा कक्ष है। इस तरह बहस करना कैसा व्यवहार है। संप्रदाय के नेता की बातें सुनते ही सब लोग तुरंत चुप हो गए। तब संप्रदाय के नेता टाई ने एल्डर ये की ओर मुड़कर धीरे से पूछा, एल्डर ये, इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? हालांकि एल्डर ये आमतौर पर सत्ता के प्रति उत्साही नहीं थे, फिर भी वे एल्डर टाई के कुछ कार्यों से सहमत नहीं थे। एल्डर टाई को कार्यवाहक संप्रदाय नेता बनने के बाद इतना उत्साहित देखकर वे भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। कार्यवाहक संप्रदाय नेता का प्रश्न सुनकर उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर अपने विचार व्यक्त किए। घाटी में डकैती, चाहे कोई कड़ी सजा की वकालत करे या पहले जांच की, दोनों ही राय मेरे किंग्युआन संप्रदाय की प्रतिष्ठा से जुड़ी हैं और उनमें कुछ सच्चाई है। इस वेबसाइट का URL बदल गया है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। मेरा मानना है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात इस शिष्य डू फैंग को ढूंढना है। उसे ढूंढने के बाद ही हम या तो उसे कड़ी सजा दे पाएंगे या उसके साथ नरमी बरत पाएंगे, वरना यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। वह एक क्षण के लिए रुका, फिर बोला, कई वर्ष पहले हमारे पूर्वजों और अन्य लोगों की मृत्यु के बाद से हमारा किंग्युआन संप्रदाय अत्यंत संकट में है और उसे युवा और होनहार शिष्यों की सख्त आवश्यकता है। इस डू फैंग ने इतनी कम उम्र में ही प्रारंभिक योद्धा स्तर प्राप्त कर लिया है, जो हमारे किंग्युआन संप्रदाय के पिछले 1000 वर्षों में अभूतपूर्व है। मेरा मानना है कि जब तक उसका हृदय दुष्ट नहीं है, हमें उसे निश्चिंत होकर छोड़ देना चाहिए और उसे संप्रदाय से निष्कासित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एल्डर ये जानते थे कि आयरन पाम सेक्ट उनसे सवाल पूछकर उनका रुख जानना चाहता है। आयरन पाम सेक्ट इस समय काफ़ी शक्तिशाली था और अगर वे उनका साथ देते तो आयरन पाम सेक्ट के तौर तरीकों को देखते हुए किंग्युआन सेक्ट में अराजकता फैल जाती। इसलिए उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया, उनके साथ नरमी बरतना। हालांकि इससे आयरन पाम सेक्ट नाराज होता, लेकिन उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एल्डर ये की बातें सुनकर आयरन पाम सेक्ट की आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक उठी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक शांत भाव आ गया। अन्य लोगों ने एल्डर ये के कथन, विशेषकर उसके उत्तरार्ध को सुनकर, इस बात से सहमति जताई कि किंग्युआन संप्रदाय एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और प्रतिभा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें एल्डर ये की बातें बिल्कुल सही लगीं और वे सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ये देखकर कि श्रोताओं में से कुछ लोग एल्डर ये की बातों से प्रभावित हो रहे थे, आयरन पाम संप्रदाय के नेता ने जोर से कहा, एल्डर ये ने अभी जो कहा वह बहुत अच्छा था। हमारे किंग्युआन संप्रदाय को इस समय प्रतिभा की सख्त ज़रूरत है और हम अपने शिष्यों को इतनी कड़ी सज़ा आसानी से नहीं दे सकते। सबसे ज़रूरी काम है इस शिष्य डू फैंग को ढूंढना, उसे संप्रदाय में वापस लाना और उसके साथ क्या करना है इस पर चर्चा करने से पहले मामले की पूरी तरह से जांच करना। संदेह से बचने के लिए किंग्युआन आपके शिष्य बाहर न जाएं। जूनियर ब्रदर जेंग कुछ शिष्यों को लेकर पहाड़ से नीचे डू फैंग को ढूंढने, उसे वापस लाने और मामले को सुलझाने के लिए जाएंगे। बस इतना ही। संप्रदाय के नेता की योजना सुनकर किंग्युन थोड़ा चिंतित हो गया। जेंग उपनाम वाला यह व्यक्ति डू फैंग को कड़ी सजा देने की पुरजोर वकालत कर रहा था और डू फैंग को ढूंढने की जिम्मेदारी उसी पर थी। अगर वह सचमुच डू फैंग को ढूंढ लेता तो डू फैंग को उसके हाथों जरूर मार पड़ती। जैसे ही वह अपनी आपत्ति जताने वाला था, तभी उसने देखा कि उसका छोटा भाई कियान उसके सामने आंख मार रहा है, मानो उसे चुप रहने का इशारा कर रहा हो। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्यों, फिर भी वह चुप रहा। किसी के आपत्ति न जताने पर आयरन मास्टर ने कहा, तो फिर बात पक्की हो गई, चलिए चलते हैं। इतना कहकर वह सबसे पहले चला गया। किंग्युआन पर्वत पर डू फैंग को लेकर चल रही अंतहीन बहसों की तो बात ही छोड़िए, इस समय किसी को नहीं पता था कि डू फैंग कहाँ छिपा हुआ है। डू फैंग बुरी तरह घायल हो चुका था और उसमें अब योद्धा जैसी ताकत नहीं बची थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा एक साधारण ची शोधन के 8वें या 9वें स्तर के शिष्य के बराबर था। वह जानता था कि अगर टाई परिवार ने फिर से लोगों को भेजा तो वह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए फिलहाल छिपना ही एकमात्र उपाय था।
इसके अलावा किंग युआन संप्रदाय के वर्तमान कार्यवाहक नेता एल्डर टाई उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे और उसे परेशान करने के लिए ज़रूर लोगों को भेजेंगे। डू फैंग का यह अनुमान सही था। हालांकि वह त्यानयांग शहर छोड़ चुका था, लेकिन डू फैंग निश्चिंत नहीं था और उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। वह जानता था कि वह जिस स्थान पर था, वह त्यानयांग शहर से केवल 300-400 मील दूर था। योद्धा क्षेत्र के एक स्वामी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि 9वें स्तर का ची शोधन करने वाला साधक भी 2-3 घंटे में वहाँ तक पहुँच सकता था। इसलिए वह इस समय सुरक्षित नहीं था। डू फैंग रास्ते में सोचता रहा कि उसे कहाँ जाना चाहिए। क्या उसे नानलिंग काउंटी में कहीं छिपकर तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वह उच्च स्तरीय योद्धाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए, या उसे किंग युआन संप्रदाय के क्षेत्र को छोड़कर अन्य काउंटी में जाना चाहिए? काफ़ी सोच विचार के बाद डू फैंग ने फैसला किया कि नानलिंग काउंटी छोड़ना ज़्यादा सुरक्षित होगा। टाई परिवार का निशाना वही था और जब तक उसका परिवार लिंग्यांग शहर में रहकर चुपचाप अपना काम करता रहेगा तब तक उन्हें ज़्यादा खतरा नहीं होगा। डू फैंग अपने परिवार से अलग दिशा में चल पड़ा, लिंग्यांग शहर की ओर नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम दिशा में, सीधे नानलिंग काउंटी की सीमा की ओर। शाम ढलते ढलते डू फैंग त्यानयांग शहर से 1000 मील का सफ़र तय करके एक अज्ञात पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गया। उसके सामने लगभग 10 मील लंबी एक घाटी थी, जिसके दोनों ओर घने ऊंचे पेड़ थे। इस जटिल भूभाग ने इसे मार्च करने, लड़ने और घात लगाने के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया था। डू फैंग घाटी के बाहर रुक गया। ये स्थान शहर से दूर था और इसे एकांत इलाका माना जाता था। प्रमुख संप्रदायों और परिवारों का प्रभाव यहाँ तक नहीं फैला था। हालांकि यह संभव नहीं था कि संप्रदायों या परिवारों के कुछ शिष्य पर्याप्त साधना संसाधन प्राप्त करने के लिए यहाँ हत्या और लूटपाट करते हों। अपनी चोटों के बावजूद, अपनी ताकत के बल पर, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति खजाने के लिए उसे मारने की कोशिश भी करे तो भी उसका उससे सामना होना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हालांकि अगर योद्धाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ मौजूद हों तो मामला कुछ और ही होगा। ये सोचकर डू फैंग ने चुपचाप ठंडी मुस्कान दी और घाटी में प्रवेश किया। जैसे ही डू फैंग घाटी के केंद्र में पहुंचा, अचानक 100 फीट आगे सड़क पर कुछ आकृतियां चुपचाप प्रकट हुईं। डू फैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह रुक गया। इस समय तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, घाटी में रोशनी कम थी और दृश्यता भी कम थी। डू फैंग को केवल 5 आकृतियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन वह उनके चेहरे मोहरे नहीं बता पा रहा था। पांचों व्यक्तियों से निकलने वाली आभा से अनुमान लगाया जा सकता था कि उनमें से एक 9वें स्तर की ऊर्जा शोधन शक्ति का, एक 8वें स्तर की और बाकी 3 7वें स्तर की ऊर्जा शोधन शक्ति का था। इन पांचों लोगों की ताकत का अंदाजा लगने के बाद डू फैंग को काफ़ी राहत मिली। उसका चेहरा शांत और भावहीन बना रहा और वह ठंडेपन से उन पांचों लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर आते हुए देखता रहा। वे डू फैंग से मात्र 50 फीट की दूरी पर रुक गए। उनमें से एक ने कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है बच्चे। हम पांचों भाइयों को देखकर भी तुम भागे नहीं। अब ये सब बकवास बंद करो। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो बहुत आसान है। 5000 ची युआन गोलियां और तुम्हारे पास मौजूद सभी जादुई वस्तुएं हमें सौंप दो और तुम जा सकते हो। बीचों बीच बैठे एक व्यक्ति ने बात की। उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी और उससे अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी उम्र 50 से 60 के बीच होगी। स्पष्ट था कि वह पांचों का नेता था और साथ ही सबसे उच्च साधना स्तर वाला भी, जिसने ची शोधन के 9वें स्तर को प्राप्त कर लिया था। उन पांचों ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से डू फैंग के साधना स्तर को भांप लिया और महसूस किया कि वह ची शोधन के 8वें या 9वें स्तर पर प्रतीत होता है। उन्हें ये सोचकर तसल्ली हुई कि अपनी संयुक्त शक्ति से वे उसे आसानी से पराजित कर सकते हैं। अब जब दोनों पक्ष करीब आ गए थे तो डू फैंग उन पांचों लोगों के चेहरे को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। बीचों बीच में बैठा व्यक्ति, जो ची शोधन के 9वें स्तर पर था, लगभग 60 वर्ष का था। उसका चेहरा लंबा और दाढ़ी रहित था तथा भावभंगिमापूर्ण था। उसके बाईं ओर ची शोधन के 8वें स्तर पर पहला व्यक्ति था, लगभग 40 वर्ष का, जिसका चेहरा चौकोर था। उसके बाईं ओर ची शोधन के 7वें स्तर पर दूसरा व्यक्ति था, वह भी लगभग 40 वर्ष का, जिसकी भौहें घनी और आंखें बड़ी थीं तथा वह काफ़ी हट्टा-कट्टा था। उसके दाईं ओर ची शोधन के 7वें स्तर पर 2 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति भी लगभग 40 वर्ष का था, लेकिन उसका चेहरा कुछ पीला था। दूसरा व्यक्ति लंबा और पतला था। उन सभी पांचों ने लंबे काले वस्त्र पहन रखे थे। डू फैंग ने मन ही मन हिसाब लगाया कि इस भागने के दौरान वह किसी भी कीमत पर टाई परिवार को अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता।
इसलिए उसके ठिकाने का खुलासा नहीं होना चाहिए और उन पांचों को खत्म कर देना चाहिए। पाठकों के लिए एक नोट। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। लगातार 3 दिनों में 4 अपडेट, एक भी पीछे नहीं छूटेगा। डू फैंग ने उस आदमी को ठंडी निगाहों से देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस संप्रदाय या परिवार से संबंध रखते हैं? चिशोधन के 9वें स्तर पर मौजूद बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी देर रुककर कुछ जिज्ञासा से डू फैंग की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, बस सामान दे दो, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? डू फैंग ने शांत भाव से कहा, मुझे आप और आपके संप्रदाय के लिए खेद है। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। ये सुनकर उदास चेहरे वाला बूढ़ा और बाकी सब लोग चौंक गए। बूढ़े ने कहा, पछतावा? किस बात का पछतावा? डू फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर आह भरी और कहा, मुझे आपकी मेहनत से अर्जित साधना के लिए खेद है। बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे यकीन है कि यह पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा किया है, डू फैंग ने शांत भाव से कहा। बूढ़े आदमी ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही अनुमान लगाया। पिछली बार उन कुछ लोगों ने कुछ 100 कमची युआन गोलियां देकर हमसे भागने की कोशिश की थी, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वह रुका, डू फैंग की ओर देखा और आगे बोला, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम आज्ञाकारी होकर ची युआन गोलियां सौंप दो। अगर जान ही गंवानी है तो गोलियों और जादुई औजारों का क्या फ़ायदा? डू फैंग अचानक थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही। अगर जान ही गंवानी है तो गोलियां और जादुई औजार रखने का क्या फ़ायदा? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम बड़े होशियार हो, बच्चे। गोलियां और जादुई वस्तुएं अभी दे दो, हमारा समय बर्बाद मत करो। डू फैंग ने आह भरी और धीमी आवाज में कहा, मेरा मतलब है, तुम सब मरने ही वाले हो, तुम्हारे लिए गोलियों और जादुई औजारों का क्या उपयोग है? लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने डू फैंग की बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनी और पूछा, तुमने क्या कहा? डू फैंग अचानक हरकत में आया, अपने थैले पर हाथ फेरा और उसके सामने एक मध्यम श्रेणी का चांदी का जादुई हथियार प्रकट हो गया। फिर डू फैंग ने दोनों हाथों से तलवार मंत्र का जाप किया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से स्वर्गीय जाल द्वारा निर्धारित मार्ग पर प्रवाहित होने लगी। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार की ओर इशारा किया और पल भर में वह तलवार हवा में 2 हिस्सों में, फिर 4 हिस्सों में बंट गई और तेजी से उस बूढ़े आदमी और अन्य लोगों की ओर उड़ने लगी। जब तक वह बूढ़े आदमी तक पहुंची, तब तक वह लगभग 100 तलवारों की छायाओं में परिवर्तित हो चुकी थी। लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि डू फैंग ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। जैसे ही डू फैंग की चांदी की लंबी तलवार प्रकट हुई, लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति का आश्चर्य और भी बढ़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डू फैंग के पास मध्यम स्तर का जादुई हथियार होगा। वे सतर्क हो गए और समझ गए कि अब वे मुसीबत में फंस गए हैं। जिसके पास भी मध्यम स्तर का जादुई हथियार होता है, वह या तो कोई महारथी होता है या फिर किसी शक्तिशाली परिवार या संप्रदाय का समर्थक होता है। ऐसे लोगों को नाराज करना उनके बस की बात नहीं थी। हालांकि शुरुआती सदमे के बाद उसके मन में एक लालची विचार उमड़ आया, मध्य श्रेणी के जादुई हथियार को हथियाने की तीव्र इच्छा। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी की शक्ति केवल चिशोधन के 8वें स्तर पर ही प्रतीत होती थी। यदि उन पांचों की संयुक्त शक्ति उसे मार गिराकर मध्य श्रेणी के जादुई हथियार को छीन सकती, तो क्या उनकी अपनी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं होती? इस विचार के साथ वह डू फैंग को मौके पर ही मारने के लिए और भी दृढ़ हो गया। हालांकि पलक झपकते ही चांदी की लंबी तलवार उस लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति के सामने आ पहुंची और अचानक सैकड़ों तलवारों की छायाएं फैल गईं, जिससे वे पांचों चारों ओर से घिर गए। दरअसल डू फैंग ने देखा कि वे पांचों बूढ़े एक दूसरे के काफी करीब थे, इसलिए वह उन पांचों को एक साथ घेरना चाहता था। चौंककर और क्रोधित होकर बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तेजी से पीछे हटते हुए अपनी कमर पर लगे थैले को थपथपाया। एक लंबा काला भाला प्रकट हुआ और दोनों हाथों के एक झटके से भाले की छायाओं की बौछार ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। आत्मरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? उसके आसपास मौजूद चारों लोगों को तब समझ आया कि क्या हो रहा है और उन्होंने तुरंत अपनी अपनी जादुई वस्तुएं निकाली और खुद को बचाने के लिए विभिन्न मंत्रों का जाप किया। अपनी चांदी की लंबी तलवार का उपयोग करके आकाश और पृथ्वी का जाल बनाने और 5 लंबे चेहरे वाले बूढ़े पुरुषों को फंसाने के बाद
डूफैंग ने बिना किसी झिझक के तुरंत अपनी कमर थपथपाई और उसके सामने आग की तरह लाल रंग की लंबी तलवार प्रकट हुई, जो उच्च स्तरीय जादुई हथियार थी। जैसे ही लंबी तलवार प्रकट हुई, डूफैंग ने दोनों हाथों से तलवार मंत्र का जाप किया और आत्मा की तलवार तुरंत उसके सामने खड़े 5 लोगों की ओर बढ़ी। रास्ते में वह एक विशाल अग्निपक्षी में परिवर्तित हो गई। अग्निपक्षी के प्रकट होते ही उसने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और तुरंत ही उसके नीचे से कई ज्वालाएं निकलीं। आग की वर्षा उन 5 लोगों की ओर बढ़ी। उन 5 लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उदास चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने हैरानी से कहा, एक उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति। यह एक उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति है। तुम कौन हो? तुम्हारे पास इतनी उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति कैसे हो सकती है? उसकी आवाज़ निराशा से भरी हुई थी। जैसे ही डूफैंग का उच्च स्तरीय जादुई हथियार प्रकट हुआ, बूढ़े व्यक्ति को एहसास हो गया कि उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से हो गया है और उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। एक उच्च स्तरीय जादुई हथियार रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उसके जैसे मात्र 9वें स्तर के चिशोधन साधक के लिए नाराजगी का पात्र नहीं हो सकता था। भले ही दूसरा पक्ष केवल 8वें स्तर के चिशोधन पर हो, वह केवल एक मध्यम स्तर के जादुई हथियार और एक उच्च स्तर के जादुई हथियार से आसानी से 5 लोगों को मार सकता था। डूफैंग ने बूढ़े आदमी की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। अग्नि वर्षा केंद्रित होकर उन दोनों पर गिरी। चिशोधन के 7वें चरण के दोनों साधकों ने तुरंत अपनी सुरक्षा कवच सक्रिय कर ली और उनके शरीर के चारों ओर सुनहरे सच्चे ची कवच की एक परत प्रकट हो गई, जिसने उनकी रक्षा की। उसी समय दोनों तेजी से अलग हुए और अगल बगल हट गए और दोनों तरफ से डूफैंग के घेरे को तोड़ने का प्रयास करने लगे। हालांकि उन दोनों ने इस अभेद्य जाल की शक्ति को कम आंका। उन्होंने तलवारों के घेरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाए। हर बार जब वे किनारे पर पहुंचते तो कई तलवारों की परछाइयां उन पर हमला कर देती, चाहे वे किसी भी दिशा में मुंह किए हों। इतना ही नहीं, जैसे ही एक तलवार की परछाई नष्ट होती, उतनी ही संख्या में तलवारों की परछाइयां तुरंत उसकी जगह ले लेतीं। ये बेहद निराशाजनक था। कई असफल प्रयासों के बाद उन पर आग की वर्षा होने लगी। एक तेज आवाज़ गूंजी क्योंकि आग की वर्षा ने उनकी आंतरिक ऊर्जा की सुरक्षात्मक ढालों को तेजी से जला दिया और असंख्य लपटें ढालों को भेद कर सीधे उन पर गिरीं और तुरंत एक भयंकर आग को जन्म दिया जिसने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घाटी में एक दर्दनाक चीख गूंजी, जो कुछ ही पलों में गायब हो गई। तब तक उदास चेहरे वाला बूढ़ा आदमी और बाकी दोनों का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पलक झपकते ही 2 लोग उनके प्रतिद्वंद्वी के हाथों मारे जाएंगे। हालांकि दोनों ही चिशोधन के 7वें स्तर पर थे और भले ही वे नियमित रूप से एक दूसरे से अभ्यास करते थे, फिर भी चिशोधन के 9वें स्तर पर मौजूद उस गंभीर चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति को उन्हें हराने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता। लेकिन अभी अभी ची रिफाइनिंग के 8वें स्तर पर मौजूद एक युवक, जिसकी उम्र 20 वर्ष भी नहीं थी, ने मात्र कलाई घुमाकर उन दोनों को मार डाला। वह कितना शक्तिशाली था! उन तीनों को तुरंत पीछे हटने की तीव्र इच्छा हुई और वे पश्चाताप से भर गए। आखिर वे इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से कैसे भिड़ गए? हालांकि वे स्वर्गीय जाल तलवार संरचना में फंस चुके थे और फिलहाल इससे बच नहीं सकते थे। चेहरे पर उदासी लिए बूढ़ा आदमी अभी अभी हुई घटना को देखकर क्रोधित हो उठा। उसने युवक को कम आंका था। उस उच्च कोटि की जादुई वस्तु की शक्ति के बारे में सोचते ही उसके हृदय में अचानक भय उत्पन्न हो गया। इस व्यक्ति के पास न केवल मध्यम स्तर का जादुई हथियार है, बल्कि उच्च स्तर का भी है। मुझे अपने बड़ों से ये सुनने को मिला था कि नानलिंग काउंटी के विभिन्न संप्रदायों और परिवारों में उच्च स्तर के जादुई हथियार अत्यंत दुर्लभ हैं। साधारण शिष्यों के पास तो ये होते ही नहीं। आमतौर पर केवल उच्च स्तर के योद्धा या अपेक्षाकृत शक्तिशाली मध्यम स्तर के योद्धा ही इन्हें धारण करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति नानलिंग काउंटी का नहीं, बल्कि किसी अन्य काउंटी के एक प्रमुख संप्रदाय का शिष्य हो? अन्यथा उसके पास उच्च स्तरीय जादुई अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।